हाँ जी, एक्सचेंज के केस में सबसे पहले हमने देखना है कमर्शियल सब्सटेंस या लैक ऑफ कमर्शियल। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का पता कैसे चलता है? वो लिख देता है या तीन में से कोई बात बताई होगी। अब वो सुनिए अली इधर, पहला अगर वो कहेगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस तब होगा अगर वो कहेगा इन केस ऑफ एक्सचेंज देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, कहेगा कोई फ्यूचर कैश फ्लो के अंदर चेंज, या वो कह देगा देयर इज नो चेंज इन मेथड ऑफ ऑपरेशन, देयर इज नो चेंज इन नेट सेविंग या कॉस्ट, कुछ ना कुछ ऐसा लिखेगा कि एक्सचेंज के केस में कोई चेंज नहीं आया, या वो लिख देगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर ये बातें होंगी तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होगा, वरना कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस वो लिखता नहीं है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिखता है या कोई उसकी कंडीशन बताता है। और अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, नंबर वन, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो हम अपना जो नया एसेट है उसको पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। जो नया एसेट हमारे पास आ रहा है उसको पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होगा। न्यू एसेट हम लिखते हैं, आई कैप क्या लिखता है? एसेट रिसीव्ड, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। और अगर कोई साथ कैश की ट्रांजैक्शन भी हुई है तो वो भी, अब कैश पे कर रहे हैं तो प्लस करेंगे क्योंकि हम एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे हैं, और अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया ना अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर साइलेंट केस है तो मतलब क्या होगा? कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस में तीन केस बनते हैं। एक, अब अगर आई कैप स्टैंडर्ड की बातें कहूं ना मैं, तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, कहता है रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच वन इज मोर रिलायबल। कहता उस वैल्यू से लिखो जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, और इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल देन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट विद कैश एडजस्टमेंट। ये स्टैंडर्ड की बातें लिखी हुई। आपने किताब पढ़ी है ना, किताब के ऊपर एक्सचेंज का केस लिखा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में 3-4 नंबर का वो केस ही आ जाए। तो फिर हमने क्या लिखना है? इसकी सादा सी तीन बातें लिखनी है। पहली बात लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ न्यू एसेट will be fair value of that asset which one is more reliable. If both are reliable then fair value of old asset with cash adjustment. If fair value of both assets is not reliable या lack of commercial substance तो then book value of old asset। बस स्टैंडर्ड में इतना लिखा हुआ। स्टैंडर्ड में प्लस माइनस कैश का लफ्ज नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसने स्टैंडर्ड में जो बातें लिख दी। अगर बुक तो आपके पास होनी ही है, नहीं वर्डिंग थोड़ा सा ऐसा हो कि जो हम लिखे उसका मतलब भी वही हो, मतलब सेंटेंस मेकिंग में इशू आ जाता है। मतलब हम जो लिख रहे होते हैं ना अपनी तरफ से कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं, लेकिन वो अगर कोई और पढ़े सही तरह उसकी अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करे तो उसका मतलब कोई और बन जाता है। बस ये अगर ना हो ना तो वर्डिंग का कोई इशू नहीं होता। वैसे भी जब हम स्टैंडर्ड बार बार पढ़ेंगे ना ये वर्डिंग वैसे हमें याद हो जाती है। अब देखिए जरा पेज नंबर क्या है? 56। तो ये देखें एक्सचेंज के अंदर अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ना है, पहले तो स्टैंडर्ड हमारा ओपन बुक था तो स्टैंडर्ड हम साथ भी लेकर जा सकते थे, अब नहीं है। तो लिखा हुआ है कि आप ना IS 16 का जो स्टैंडर्ड है ना उसका पैराग्राफ 24, 25, 26 वो एक्सचेंज का है। उसमें क्या लिखा हुआ है? एसेट मे बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट। हमने तो और भी चीजें देखी, कैश पे एक्वायर किया, फिर हमने उधार पे भी एक्वायर किया, फिर हमने स्टॉक जो अपना स्टॉक था अपना एसेट बनाया,
ओनर ने एसेट दे दिया, वो हमने सीखा। कॉस्ट ऑफ एन एसेट मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू अनलेस, अब देखिए कहते हैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना, बताओ? दो केसेस में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, और अगर फेयर वैल्यू रिलायबल है वो कहते हैं मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, या फेयर वैल्यू नीदर द एसेट रिसीव्ड नॉट द एसेट गिवन अप इज रिलायबल मेजरेबल। कहता है हमने नए एसेट को फेयर वैल्यू पे लिखना है अनलेस लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड एंड एसेट गिवन अप मेजर्ड नॉट रिलायबल। अब कहता है इन ये पूरा हो गया, ये आपका जवाब पूरा हो गया। अगर वो कहता है ना एक्सचेंज के केस में क्या करना है, यही जवाब है आपका। जो हमने पढ़ा है वो तो कुछ और तरीके से पढ़ा है, वो हमने सवाल हल करने के लिए पढ़ा है। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हल होता जितना हमने पढ़ा है। पेपर में वो एक्सचेंज का केस बताते हैं, कहते हैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करो, 2 नंबर का सवाल आ जाए, बस इतना ही लिखना। आगे देखें, इन सिंपल टर्म्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कहता है अगर कुछ ना बताया हो तो फिर क्या होगा? व्हेन एंटी फ्यूचर कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, इसका मतलब है अगर ना चेंज हो तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होगा। अब वो क्या कह रहा है? कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में कहता है फ्यूचर कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू चेंज टू अ मटेरियल एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। टू अ मटेरियल एक्सटेंट का मतलब क्या है भला? अच्छा खासा चेंज आएगा। इममटेरियल का क्या मतलब होता है? जिसको इग्नोर कर दिया जाए, जिसको हम कंसीडर ना करें। कहते हैं मटेरियल इफेक्ट आएगा फ्यूचर कैश फ्लो के अंदर। इट इज यूजुअली अज्यूम्ड दैट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कहता है अगर कुछ ना बताया हो तो हम कमर्शियल सब्सटेंस समझते हैं। If the new asset is measured at fair value, the fair value asset the given up is used to measure। कहता है if the new asset is measured at fair value, किस पे? fair value asset given up is used measure the cost of the asset received unless fair value the asset received is more clearly evident। अब इसमें वही बात लिखी हुई है, कहता है आपने नए एसेट की वैल्यू लिखनी है पुराने एसेट की फेयर वैल्यू, अनलेस कि जो नया एसेट है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल ना। तो वही बातें उसने एक अच्छी अंग्रेजी में लिखी हुई है। फिर ये क्वेश्चन आपका हो गया सबका जी? देखिए ना इसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि कहता है कि आपने जो नया एसेट है, नए एसेट की जो वैल्यू लिखनी है वो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू पे लिखनी है, अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। कि अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है तो फिर तो नए एसेट की फेयर वैल्यू होगी, अदरवाइज पुराने एसेट की फेयर वैल्यू। और अगर सारा कुछ साइलेंट हो, कमर्शियल सब्सटेंस समझना है और ये समझना है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। अगर कुछ ना बताया हो ना तो कमर्शियल सब्सटेंस समझना है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। एक आखिरी बात है, वो पुराने सवालों में आती थी, वो मैं जब सवाल करवाऊंगा तब बताऊंगा। आगे लिखा हुआ इफ द न्यू एसेट इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इट कॉस्ट इज मेजर्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर इट। कहता है अगर उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लिख सकते, कब नहीं लिखते हैं? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो तो फिर क्या किस पे लिखे थे? बुक वैल्यू के ऊपर। ये वो सारी बातें जो कल हमने पढ़ी हैं ये हमने कुछ किसी और सीक्वेंस में पढ़ी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की बातें लिखी हुई हैं और उतना आपका स्टैंडर्ड अभी नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा लोकल तरीके से हमने उसको सीखा कि जो आपको समझ लगते हैं। हाँ जी, कमर्शियल सब्सटेंस में अब सारी बातें दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल, बल्कि 4 बातें हैं इसके अंदर। फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल, फिर बोथ फेयर वैल्यू रिलायबल, और चौथा केस इसमें क्या बनता है? बोथ
फेयर वैल्यू नॉट रिलायबल, क्योंकि हमने तो सवाल ही करना मेन। इस केस में कॉस्ट किसके बराबर होगी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। ये किसकी कॉस्ट बात कर रहे हैं? एसेट जाने वाले की या आने वाले की? आने वाले की। एसेट को डेबिट किस अमाउंट से करना है? ये किसके बराबर होगी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पे कर रहे होंगे तो प्लस, और रिसीव कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये याद कैसे रखेंगे? जाहिर सी बात है, प्लस कब करेंगे? हम अपना एसेट भी दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं, इसका मतलब है आने वाला एसेट ज्यादा महंगा है, तो जो पैसे दे रहे हैं ये भी उसकी कॉस्ट दे रहे हैं। और अगर कैश ले रहे हैं, इसका मतलब है हम आने वाले एसेट की वैल्यू कम थी, उसको कम करो, क्योंकि अगर एसेट पैसे हम ले रहे हैं तो हमारा एसेट ज्यादा महंगा था, आने वाला एसेट सस्ता था। अगर दोनों रिलायबल है तो एज इट इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस। सर बिजनेस को देख के पे और ये मतलब प्लस माइनस करेंगे। बिजनेस को देख के मतलब जिसको मतलब देंगे हम बिजनेस ही हैं, जिस कंपनी ने एक्सचेंजेस की हम बुक्स बना रहे हैं, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे कि वो कैश रिसीव कर रहा है या कैश मतलब एसेट ले रहा है ना, नया एक्सचेंज किया है। अगर कैश देगा तो उसकी फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश भी करेगी, और डेबिट या क्रेडिट करना है। और अगर दोनों एसेट की लायबल नहीं है तो फिर किस पे लेते हैं? बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अब इसके क्वेश्चन कुछ मैंने आपको दिए थे, कुछ तो वर्किंग करनी है, और इसमें हमारे दो काम साथ हो जाएंगे। एक हमें थोड़ी वर्किंग का प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ हम इसकी एंट्री भी पास कर लेंगे, और हम फिर दोबारा अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, लेजर बनाना, जर्नल एंट्री पास करना। फिलहाल वो कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2012 a new equipment was acquired by making payment of 50 million to the supplier। हमने 50 मिलियन पे किया। ये कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं? एक चीज हमें मिल गई। आगे कहता है इन एडिशन एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। 50 मिलियन भी दे रहे हैं और एक एसेट भी दे रहे हैं। इसका मतलब है जो एसेट हम ले रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारा ओल्ड इक्विपमेंट प्लस 50 मिलियन है। बात समझ लगी? आगे चलते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट 60 मिलियन एंड 105 मिलियन। कहता है जो नया एसेट है उसकी फेयर वैल्यू है 105 मिलियन, और जो हम एसेट दे रहे हैं उसकी वैल्यू है 60 मिलियन। कहता है द ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹80 मिलियन, a rate of depreciation 20% reducing balance method, and the year end is 31st December 2022। ऊपर आया कि एंट्री पास करनी है। पहली बात तो पहला टारगेट है कि नए एसेट की कॉस्ट कितनी है, बताओ 105 मिलियन है, 60 मिलियन है या 110 मिलियन? बताएं। अच्छा आप ये कहेंगे कि सर उसने तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो फिर किसकी रिलायबल है? ओल्ड एसेट। दोबारा सुने, साइलेंट केसेस में कमर्शियल सब्सटेंस होता है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज रिलायबल होता है। तो याद, एक्सचेंज की एंट्री आती है किसी को? हाँ सबा, एक्सचेंज की एंट्री में क्या होता है? एसेट रिसीव डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, और ओल्ड एसेट क्रेडिट। कैश रिसीव पे किया तो उसको भी डेबिट क्रेडिट, और जो बैलेंस होगा माइसोपियल। न्यू एसेट लिख दो या एसेट रिसीव्ड डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, एसेट गिवन अप क्रेडिट, और कैश दे रहे हैं ना क्या? हाँ जी। सवाल हल करने के लिए थोड़ा सा आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है। जो टेक्निक्स मैं बता रहा होता हूँ ना, यही चीजें जाकर पेपर आपको पास होने के लिए ना
तकरीबन जो बच्चे पास होते हैं उससे 10-20% ज्यादा बच्चे भी पास हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें पेपर टेक्निक नहीं आती होती। पेपर उन्हें आता होता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जैसे मैंने जनरलिटी पास की है ना, जनरलिटी पास करनी थी, सबसे पहले मैं वो चीजें लिख लूंगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसे ये 50 मिलियन का जिक्र किया हुआ है, जो एसेट मैं दे रहा हूं उसकी कॉस्ट बताई हुई है, यहां पर देखें, ओ भाई 80 मिलियन है, 60 मिलियन तो उसकी फेयर वैल्यू है, 80 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो यहां पर मैं 80 मिलियन लिखूंगा। जो मैंने एसेट लेना है उसकी कॉस्ट का भी जिक्र हो चुका है, 110, बाकी चीजें रह गई 2। अगर उन दोनों में से कोई एक चीज का भी मुझे पता चल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा, और उसके लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे डिस्पोजल की। अभी मैं आपसे करवा रहा हूं नॉर्मल तरीके से, बाद में फार्मूला बता दूंगा। कुछ लोग फार्मूले से भी कर रहे हैं तो करते जाएं, मैं आपको किसी एक दिन फार्मूले की एप्लीकेशन करवाऊंगा, उस दिन अगर जिसने छुट्टी कर ली वो गया, क्योंकि फिर मैंने दोबारा नहीं बताना। चले जी, अब आप देखें जरा, कब ये एसेट खरीदा था, 1/7/19 को। कब एक्सचेंज कर रहा हूं, 1 जुलाई 22 को। ईयर एंड क्या है मेरा, दिसंबर। रेट क्या है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सिंपल क्या होता है, किसी भी डिस्पोजल की बगैर सादगी से अगर आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो सिंपल लिखे, खरीदा किस दिन था, 1/7/2019 को। कितने का खरीदा था, 80 मिलियन। इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें, और कब तक डेप्रिशिएट करना है, 1 जुलाई, जब एक्सचेंज किया। तो पहला मेरा साल कब एंड हुआ होगा, दिसंबर 19, मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, ये बात समझ लग गई। क्या लिखूंगा, 8/72, फिर 31 दिसंबर 2020 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 14 पॉइंट, कितनी वैल्यू बच गई, 57.31 दिसंबर 21 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आ गया, 11 पॉइंट, कितनी वैल्यू बच गई, कितना, 46.08, 31 दिसंबर या नहीं, 1/7/22 तक जाना है, 1/7/2022 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, 4.608 को 6/1 कर लेते हैं। यहां तक ही जाना था ना, तो बात खत्म करते हैं। आपके पास अक्यूमुलेटेड एसेट पता है कितनी आ गई, 8, 14.4, 11.52, या जो इसका बुक वैल्यू का आंसर है उसका 80 से डिफरेंस ले लेना। इसका जो बुक वैल्यू का आंसर आएगा उसका और 80 का आपस में डिफरेंस ले लेना, ठीक होगी बात। कितनी आ गई अक्यूमुलेटेड ऑप्शन, ये तरीका सबको आता है ना। जिस दिन खरीदा स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के जरिए डेप्रिशिएट करते जाओ, WDV है तो WDV के जरिए करते जाओ। किस तरह से WDV का अप्लाई करेंगे, बुक वैल्यू यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रेट अप्लाई करें, और अगर ये होता स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्ट 80 का लेते जाते। कितना आ गया टोटल, 38.52। अब देखो डिफरेंस किस साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। ये इधर 130 आ रहा है, उधर 148 आ रहा है, तो एसओपीएल इधर आ रहा है। तो करो जरा 148.53 में से 130 माइनस 18.5, ये जनरल एंट्री पास। अब ओवरऑल देखें तो सिर्फ एक काम करना पड़ा है हमें, डेप्रिसिएशन।
और ये भी आने वाली जिंदगी में मैंने आपके लिए आसान बना देना है, इससे आपका फार्मूला लगा देंगे, वो फार्मूले से डायरेक्टली डेप्रिसिएशन आ जाया करेगी। ठीक होगी बात? ये इसमें कंपेयर किसको करेंगे, यानी कि ओल्ड एसेट की वैल्यू है 80 मिलियन, जैसे सर पहले हम इसको वो आप चाहते क्या हो? कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू यानी आप चाहते हो गेन या लॉस के लिए? जी सर। अब गेन या लॉस के लिए ना, अच्छा एक इधर बात सुने, वो इधर एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्सचेंज के केस में ना एक लफ्ज ट्रेड इन अलाउंस का भी जिक्र होता है, ट्रेड इन अलाउंस। इसी क्वेश्चन के साथ में वो समझा देता हूं, ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस में आपको किस तरह से समझाता हूं, फिर आपने उसको ये कुछ इसकी डेफिनेशन तो है नहीं कोई। देखिए आपने नया एसेट लिया, कितने में मिला आपको? नया एसेट कितने में मिला है? 1,10 मिलियन में, या भी 110 ही कहते हैं, 110 में। आपने उसके बदले क्या क्या दिया? कैश भी दिया और एक एसेट भी दिया। कैश कितना दिया और एसेट फिर कितने में दिया? दोबारा सुन ले मेरी बात, दोबारा सुने। मैंने नया एसेट कितने का खरीदा? 110 का। मैंने इसके बदले क्या क्या दिया? कैश दिया 50, एक एसेट दिया, तो एसेट कितने में दिया? 60 में। तो भाई 110 की चीज लाया हूं, अपना एसेट दिया और 50 मिलियन दिया। तो अगर मैंने 50 मिलियन कैश दिया, नए एसेट की कीमत 110 है, तो मैंने फिर ओल्ड एसेट की किस वैल्यू पे उसको दे दिया? 60 मिलियन में। तो ये उसकी सेल वैल्यू होगी, उसे ही ट्रेड इन अलाउंस बोलते हैं। ट्रेड इन अलाउंस किसे कहते हैं? भाई पुराना एसेट आपने कितने पैसों के बदले दिया। अब ये आपके पुराने एसेट की वैल्यू थी, और आपके पुराने एसेट की बुक वैल्यू कितनी बच गई थी? यहां पर बुक वैल्यू फाइंड कर लें, इसको माइनस करें, 46.08 माइनस 4.61, 40 पॉइंट, चलो 80 कर लें। अब 41.8 वाला एसेट आप कितने में एडजस्ट करवा रहे हो? 60 मिलियन में। 41.8 वाला एसेट कितने में एडजस्ट करवा रहे हो? 60 मिलियन में। तो आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? कितना गेन हो रहा है? 18.5। तो ट्रेड इन लॉस का मतलब क्या हुआ फिर? ट्रेड इन लॉस ओल्ड एसेट की वैल्यू, जिसमें हम नए एसेट के बदले उसको एडजस्ट करवा रहे हैं, और उसकी सेल वैल्यू यही हुई, तो उसको बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ये सवाल सबको समझ लग गया, और जिसने कल लेक्चर लिया है, जिसने नहीं लिया वो फिर आज जाकर लेक्चर ले पहले, और फिर अच्छा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सारे का सारा रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट ना होना। और रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट हो गए ना, तो पेपर बस फिर दुआओं से पास होना है। अगर दुआओं में असर होता तो आज फलस्तीन आजाद होता। दुआओं में असर जरूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कुछ कहा है कि भाई कुछ आप लोगों ने भी करना है, सिर्फ दुआओं से ही नहीं, खुद की भी एफर्ट होती है। वो कहते हैं ना, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। पहले अपनी मदद तो करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 April 2020, a truck having cost and book value 8 million and 6 million। बस आप खामोश हो जाए, इधर सवाल नया पे आ जाए। 1 April 2020 को ट्रक हैविंग कॉस्ट 8 मिलियन एंड 6 मिलियन, इस दिन, ये डेट है, कॉस्ट है 8 मिलियन और बुक वैल्यू है 6 मिलियन, वाज एक्सचेंज फॉर एन अदर ट्रक। अच्छा जब भी ट्रक टू ट्रक होगा ना, मतलब सेम दिल के बदले दिल, तो तब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होगी। तो जाहिर सी बात है, फिर तिजारत नहीं होती, फिर क्या होता है? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। अगर इस तरह से होगा, तो अगर फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो जाए या ऑपरेशन चेंज हो जाए, तो फिर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा।
द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू ट्रक, कहता है 6 साल उसकी लाइफ है नए ट्रक की, और 9 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू नए ट्रक की। कहते हैं दिस ट्रांजैक्शन लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, दिस ट्रांजैक्शन लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15.5% और ईयर एंड है। सबसे पहले तो मुझे बताएं नए एसेट की कॉस्ट क्या हो, बुक वैल्यू ऑफ, और बुक वैल्यू कितनी है 6 मिलियन। इसका मतलब है नया ट्रक आपने 6 मिलियन से लिखना है, हालांकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 9 मिलियन। धोखा दे सकता था ना, तो हमने जब एंट्री पास करनी है नए ट्रक को रिकॉर्ड करना है वो 6 मिलियन से रिकॉर्ड करना है। अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है 2 मिलियन, तो सवाल आपका हो गया, ना कैश लिया है ना कैश दिया है। तो हमने न्यू ट्रक डेबिट करना है, ओल्ड ट्रक क्रेडिट करना है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन न्यू ट्रक को किस वैल्यू से डेबिट करना है, अक्यूमुलेटेड एक्शन का जिसको नहीं पता चला ना सही, खत्म होगी हमारी एंट्री। क्योंकि अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होती तो शायद गेन या लॉस भी हो जाता। ठीक होगी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस साल की एंट्रीज चाहिए, तो उसके लिए जो नया ट्रक है उसके लिए आने वाले 9 महीनों के लिए डेप्रिसिएशन भी लेनी। फिलहाल हम सिर्फ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सचेंज सिखा रहा हूं कि एक्सचेंज के केस में, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि लोग इस पर टाइम नहीं लगाते। अगर आप इसको एक दिन भी दे दो ना तो ये सारी जिंदगी के लिए याद हो जाता। रूल्स वही है, वो आप किसी पेज पे लिखकर वो कहीं संभाल के रख ले कि जब भी आई 16 या कभी भी कोई शुरू करना ना अकाउंटिंग, उसको एक दफा देख लेना बस, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगले सवाल पे आ जाए, तीसरा सवाल, इसमें है कुछ मजे की बातें। September 18, a new equipment was acquired by making payment 70 million to the supplier. 70 मिलियन आपने सप्लायर को दिया और नया एसेट ले लिया। ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर, कहता है पुराना एसेट भी दिया। द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट 21 मिलियन एंड 93 मिलियन। द ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 40 मिलियन। कब? Cost incurred on installing the new equipment is 5 million। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को मैं कहूं कि जी कंपेयर करो, तो सिवाय इस लाइन के ये 5 मिलियन के अलावा पूरा सवाल एज इट इज सेम है। अब ये जो मैंने ट्रांजैक्शन आपको सामने रखी है ये पास्ट पेपर है सारे, ये पहले पेपर सवाल यानी आई कैप के पेपर है ये सारे। और अगर ये बंदा ये प्रैक्टिस अगर करके गया और पेपर में ये सवाल आ गया तो उसके लिए क्या परेशानी है। मतलब आई कैप ट्रांजैक्शन रिपीट करता है, और अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब ना हो तो 60 से 80% पेपर पास पेपर का रिपीट होता है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं, ट्रांजैक्शन कि ये जैसे ट्रांजैक्शन एक सवाल के अंदर वो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन की एप्लीकेशन हमने सीखनी है मेन। तो अगर 60 से 70% या 80% पेपर रिपीट होता है तो फिर हमें पास पेपर प्रॉपर समझ के जाने चाहिए, प्लस आई कैप की किताब तैयार कर लेनी चाहिए, तो बंदा फेल नहीं होता। लेकिन बात बार बार मैं एक ही करूंगा, याद नहीं करके जाना, समझ के जाना। क्योंकि आई कैप सवाल थोड़ा बहुत चेंज जरूर करता है। जैसे ये सवाल है, इसके अंदर उसने एक इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ऐड कर दी, और अब जब इसकी हम एंट्री पास करेंगे फिर देखना थोड़ी बहुत आपको गलती होने के चांसेस होंगे, मैं एंट्री पास ही पहले आपसे करवाऊंगा। ठीक है, अब देखें उसने कहा जी 40 कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ईयर हैंड है 2018। तो करो जरा इसकी एंट्री पास मुझे करके दिखाओ जरा, जल्दी करो सब लोग अपनी अपनी इसकी एंट्री पास करके दिखाएं मुझे।
हो गया। डेबिट क्रेडिट आपका बराबर है नहीं? तो क्या ऐसी कोई दुनिया में ऐसी एंट्री है कि जिसका डेबिट क्रेडिट आपस में बराबर ना हो? आगे बराबर दिखाओ, लाओ। क्योंकि अगर मैंने आपसे उधर से पूछ लिया तो फिर बाकी चीटिंग ना करना। एसेट 96 से, कैश 70 से, एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी आ रही है? कितना? 15 पॉइंट। ये तो एक्यूमुलेटेड एक्शन ही गलत है। हाँ जी, नबा हो गया? नबीहा लाओ। accumulated depreciation कितनी है? 16.9, 7.8 आ रही है। जो पुराना एसेट है उसकी कॉस्ट 40 मिलियन है और आपने 21 मिलियन को दिया हुआ। जी लाओ। एक मिस्टेक रह गई जिसकी वजह से गलत होना था, वो भी गलत है, बताता हूँ। हाँ शायद चेक करो।
एंट्री किधर है? एंट्री ये लिखे हैं ब्लू से। एक चीज फिर मिस कर दिया। हाँ हमने ये 96 सही है। अच्छा accumulated action अब ये 16.9 ही है। 15.0 चलो वो तो देख लेते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं। मेन जो गलती कर रहे हो ना वो कोई और है, जो मेजर गलती है वो कोई और है। एक चीज हाँ 90 उसकी डेप्थ नहीं देते, नए एसेट की डेप्थ लेते नहीं होते। दिखाओ कोई बात नहीं, एक चीज मिस कर रहे। हाँ मैं तो हो गया, दिखाओ ब्लू एसेट आपका 110 का हो गया। आपको तो डेबिट क्रेडिट पूरा ही बन रहा 40 और 70। जल्दी दिखाओ ये 5 मिलियन का एसेट रिसीव में ऐड नहीं करना इंस्टॉलेशन के। हाँ जी बराबर है, नहीं बराबर तो है, मेन वो देखना भी है कि लाओ जरा चेक करो। चलो मुझे बता दो ऐसे नया किस पे लिखा है? अमाउंट बताओ, अमाउंट 99 96 पे आता है यार। अच्छा देखते हैं, चेक करें जरा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी एंट्री हो गई है? नहीं मलाइका हो गई एंट्री? नया सेल किस वैल्यू पे लिखा है? 96। देखते हैं, आपने एक तो सप्लायर को कितने पैसे दे रहे हो? 70 मिलियन। अब ना वो इधर छोड़ दो, कम से कम आपकी जर्नल एंट्री बेसिक गलत नहीं होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट करते वक्त चीजों का ना ख्याल रखा करो, और अगर मैं भी कभी गलत कर दूं तो फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये चीज यहां पर मिस हो रही है। And old equipment was also given in exchange the fair value उसके लिए given कर दी। fair value of old asset कितना है और नया asset की fair value क्या है? 93 मिलियन। अब क्योंकि पूरे सवाल के अंदर हमने ये देखा कि साइलेंट सिचुएशन है, ना उसने कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में बताया है ना रिलायबिलिटी के बारे में बताया, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अब हमारा जो पुराना एसेट हो गया 70 मिलियन हम कैश दे रहे हैं, प्लस फेयर वैल्यू कितनी है? प्लस 5 मिलियन हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है। और आपको पता है वो एसेट की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन वगैरह वो सारे ऐड करते हैं, तो हमारा जो नया एसेट डेबिट होगा वो 96 मिलियन से होगा। हमारा जो एसेट डेबिट होगा वो 96 मिलियन से होगा। अब आपने जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड किया, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डेप्रिसिएशन है, एक ही एसेट है, एक ही डेट है, एक ही रेट है, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन आपकी चेंज है। चले हम देख लेते हैं, खामोशी। आपने एसेट खरीदा कब था? 1 जुलाई 2000 और बेचा कब, यानी एक्सचेंज कब किया है? 1 सितंबर। अच्छा थोड़ा सा टाइम बनता है, हम फाइंड कर लेते हैं। 1716 को हमारा एसेट कितने का था?
40 का 30 जून 16 को हमारा पहला साल खत्म हुआ, मल्टीप्लाइड द रेट कितना है 20%। ईयर हमारा क्या है 31 दिसंबर, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना आ गया, फिर दिसंबर 17 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 7 पॉइंट कितना 28.8। 31 दिसंबर 18 है या पहले सितंबर में बेचती है, 1 सितंबर 1918 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8/2। अब कितने लोग हैं जिन्होंने 9/12 किया है कोई नहीं, कितना आ गया ये 3.8, इसकी कितना 24. अब चाहे तो 40 और 24.96 का डिफरेंस ले लो, चाहे तो इन तीनों को 15.04। अब गलती अपनी अपनी जज कर ले, 15.04 डन। अब एंट्री पास कर ले, मेरे पास न्यू एसेट डेबिट हो जाएगा कितने से 96 से, मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी डेबिट 15. मेरा ओल्ड एसेट क्रेडिट हो जाएगा 40 से, मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा 75 से। ओ भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस की कैश क्रेडिट नहीं करोगे, 70 मिलियन तो सप्लायर को देकर आ रहे हो और 5 मिलियन इंस्टॉलेशन की एंट्री, ऊपर 5 मिलियन ऐड किया हुआ ना, 5 मिलियन डेबिट किया हुआ है ना एसेट की कॉस्ट के अंदर, तो उसके बदले कैश तो दिया होगा ना, खर्चा तो हुआ होगा ना, कैश या पेएबल कुछ ना कुछ तो होगा ना। या तो आप ऐसा करें कि ऊपर 5 मिलियन डेबिट किया हुआ है, इसके अंदर 5 मिलियन डेबिट किया हुआ है, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ क्रेडिट तो हुआ होगा ना। तो साइलेंट सिचुएशन है तो हमारा खर्चा हुआ है, इंस्टॉलेशन डेबिट, कैश क्रेडिट, तो आपका कैश 75 मिलियन से क्रेडिट हो रहा है। अब आपका बैलेंस बराबर आ जाएगा सारा ही, और इसका जो डिफरेंस होगा वो एसओपीएल में जाएगा। तो ये जो 5 मिलियन का देखिए, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो ऊपर 5 ऐड कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब है आप एक चीज गलत कर रहे थे और उसका जो आपको खुमियारा है वो कहां भुगतना पड़ रहा था, गेन या लॉस के अंदर। वो 5 मिलियन की एडजस्टमेंट आपके गेन या लॉस का डिफरेंस में आ रही थी। कितनी अमाउंट गेन है, लॉस एसओपीएल 3.96। और अगर आप 5 मिलियन ना लिखते क्रेडिट साइड पर तो फिर आपका गेन आ रहा था। बस आई कैप में सिर्फ यही बातें, यही ट्रिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बाकी अगर किसी डिग्री का क्वेश्चन हो ना ये, तो ये 5 मिलियन वाला जिक्र ना होता, और आई कैप ने ये 5 मिलियन वाला जिक्र ऐड करके आई कैप बन गया। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो हर एसीसीए में नॉर्मल सवाल होता है, आईसीएम में, सीएमए को जो नॉर्मल डिग्री में ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आई कैप के सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, बस जो वो बंदा पकड़ ले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन दिए थे ना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 मैं करवाऊंगा और अगले 5 फिर होमवर्क में, और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। On 1st April 2018, old machine having fair value 340 million. Old machine की fair value, exchange for a new machine, कहता है पुराना एसेट जिसकी fair value 340,000 है। The balance of the purchase price was paid through a check rupees 680,000। अब देखिए उसने सिर्फ लाइन चेंज की है, पिछले सवालों में पहले कैश प्राइस दे रहा था, बाद में ओल्ड एसेट दे रहा था। अब उसने क्या दे दिया, क्या दिया कि जी 3,40,000 का फेयर वैल्यू है और 6,80,000 हमने चेक दे दिया। लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वाज 1130।
कहता है जो नई मशीन है उसकी लिस्ट प्राइस 11,30,000 है। द ओल्ड मशीन हैव बीन एक्वायर्ड 870,000 ऑन 1 सितंबर 15। इसको देखकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगी। रेट है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और 31 दिसंबर 18 ईयर एंड है। मेन हमारा टारगेट वो नहीं है जो जिसमें आप गलती कर रहे हो, हमारा टारगेट है नए एसेट की कॉस्ट। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ एक्सचेंज में नए एसेट की कॉस्ट है, वो आप ठीक कर रहे हो, बाकी गलतियां कुताहियां हो जाती हैं। बताओ नए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 11,30,000 है या बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश है? बताएं। पुराने एसेट की फेयर वैल्यू है 340, हम चेक दे रहे हैं 680 का, नए एसेट की वैल्यू है 1130 और 870 है पुराने एसेट की कॉस्ट। कितना? 1020। क्यों? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश। हालांकि नए एसेट की प्राइस भी गिवन है, लेकिन क्योंकि साइलेंट केस है तो साइलेंट केस में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो नए एसेट की वैल्यू तो आ गई, न्यू एसेट हमारा डेबिट हो गया 1020,000। ओल्ड एसेट हमारा क्रेडिट हो गया, कितने का था पुराना एसेट? 8,70,000 का। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर लेंगे। एक और भी चीज का जिक्र हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 680,000 से। एक चीज रहेगी और वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर वो फाइंड कर लेंगे तो सवाल हमारा, अच्छा जो कुछ डेबिट करते हैं ना वो कुछ क्रेडिट भी करते हैं, ये आप एंट्री पास कर लो, फिर इसकी बात करते हैं। अक्यूमुलेटेड एक्शन किसी ने फाइंड किया तो मुझे बता दे, कर लो। खरीदा था 1 सितंबर 15 को और रिप्लेस किया है 1 अप्रैल 18 को। 1 सितंबर ये इसमें सब पता कैसे लगा कि फेयर वैल्यू का रिलायबल साइलेंट केस हो तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को ज्यादा रिलायबल मान लेना, अगर लिखा हो तो फिर जो लिखा है वो मान लेना। तो इसमें साइलेंट केस था। साइलेंट केस में मैंने दो बातें बताई हैं, साइलेंट केस में कमर्शियल सब्सटेंस होता है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट रिलायबल होती है। सर फेयर वैल्यू तो सही है। बस ये मेहरबानी करना कि सबकी अक्यूमुलेटेड एक्शन बराबर आ जाए। कितना? 376। 304 किसकी है? अच्छा वो टोटल आप कह रहे हो बराबर नहीं आई। अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है आपकी? 376 304, ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस सवाल के अंदर आ रही है 376 304। बताओ किस किस की मैच कर रही है? हो गया, यही है 376 304। अगर नहीं है तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और ये तो मेरे ख्याल में किसी ने चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो डेप्रिसिएशन तो फाइंड करनी आती हो। चलिए क्वेश्चन पे फिर। यहां पर क्या लिखे? 376 304। गेन आ रहा है या लॉस? SOPL कितना? $15,50,000 में से ये सब माइनस कर दे। कितनी अमाउंट आ गई? तो आंसर एग्जैक्ट आता है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आता। 1536 1536
लॉस 15369। ये तो मेरे ख्याल में अब एंट्री तो इसमें पास होना शुरू हो जाना है। अब आए जरा, मैं आपको थोड़ी सी और इनकी एंट्रीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। देखिएगा जरा, लिख ली एंट्री सबने? ओके, चलिए आप देखें, आप लोगों की ये वैल्यू आपको नजर आनी चाहिए क्रेडिट साइड पे। ये चीज क्रेडिट साइड पर भी नजर आनी चाहिए। इस चीज के अंदर एक पुराना एसेट है और एक बैंक है। यहां पर देखें, इसको देखें, यहां पर 6,80,000 इस 1020 के अंदर है। दूसरा, ये पूरी कॉस्ट से नहीं है अंदर, पूरी कॉस्ट से अंदर बल्कि किसी और वैल्यू से है, किसी और वैल्यू से है। इसका मतलब है यहां पर जितनी उस वैल्यू के अंदर चीज ऐड हुई हुई है उससे ज्यादा अमाउंट लिखी हुई है। अब उसको खत्म करने के लिए इस 840 को 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कुछ चला गया इसके अंदर, कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बाकी का क्या आ गया? लॉस। तो जो वैल्यूज होती हैं वो डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को बराबर कर रही होती है। अगर वो बराबर नहीं आ रहा होता तो वो किसी और नाम से उसको बैलेंस कर रहा होता। बेसिकली आपने इस पूरे क्रेडिट को डेबिट साइड पर देखना है। तो इस 1020 के अंदर बैंक पूरा कवर हो जाएगा, और जो 8,70,000 का एसेट है वो कुछ चला गया एसेट के बदले, कुछ इस्तेमाल हो गया, बाकी उसके ऊपर लॉस हो गया। चले जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैं आपको कहूं, ये सवाल आपको आता है लेकिन आप 10 दफा भी पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा ये सवाल आपको नहीं आता। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको आते हूं बट आपको लगता है कि वो आपको नहीं आते। तो जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो इसके मतलब आप एक काम करें, पेपर में जाकर यह समझना कि आपको सारी सवाल आते हैं, चाहे आपको समझ ना भी लग रहे हो। इस कॉन्फिडेंस से काम ठीक हो जाना। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जो आपको ना आता हो, बस एक दफा अंग्रेजी में मसला आ जाता। तो पढ़े फिर सवाल। चले आप खामोश, बाद में अपनी बातें कंटिन्यू कर लेना यहां से आगे। दिसंबर 14, अब सवाल सीखना है। मेन मैंने आपसे पूछना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। दिसंबर 14, AHL acquired a huge specialized machine which has no active market। जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो ना उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं होती। वो कहता है मैंने एक स्पेशलाइज्ड मशीन खरीदी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू, इसका मतलब है नए एसेट की तो फेयर वैल्यू है ही नहीं जो हम ले रहे हैं। आगे देखें, बाय एक्सचेंज ऑफ मशीन एक्स, मशीन एक्स हम दे रहे हैं और एक नई मशीन, और जो मशीन ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं। आगे, द न्यू एक्वायर्ड मशीन वाज बुक्ड at the carrying value of machine X which was 9.5 million। इसका मतलब है कि जो मैंने नई मशीन है उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे, क्योंकि नया एसेट की तो बुक वैल्यू है ही नहीं, पुराने एसेट की बुक वैल्यू के, जो कि 9.5 मिलियन है। अच्छा, ये बात दो केसेस में ठीक हो सकती है। पुराने एसेट की बुक वैल्यू पे नया एसेट रिकॉर्ड हो सकता है जब दो शर्तें हुई। कौन सी? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स। अच्छा, एक तो रिलायबल नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, ये वो कर चुका है, आगे पढ़ते हैं। However, the fair value of the machine of X on that date was 8 million। कहता है उस दिन पुराने एसेट की फेयर वैल्यू 8 मिलियन है या थी, but no adjustment was made on the premise that the acquisition of this specialized machine would increase efficiency
consequently save approximately 1.5 million over its life. lack of commercial substance है या commercial substance है? कमर्शियल सब्सटेंस है। क्यों भला? सेविंग हो रही है, कैश फ्लो ज्यादा नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसको 9.5 मिलियन पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। वो कर चुका है 9.5 मिलियन से एसेट डेबिट। करना किससे डेबिट चाहिए था? 8 मिलियन से। तो जितना ज्यादा डेबिट किया हुआ है क्रेडिट कर, जितना एसेट ज्यादा डेबिट कर दी। ये बात समझ लगी है? ये उसने क्या लिखा है कि वो बुक कर चुका है, और हालांकि उसको कहते वो इस वजह से उसने बुक किया है कि पुराने एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन वो 1.5 मिलियन की सेविंग हो रही है। तो ये तो फिर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, और फेयर वैल्यू भी ओल्ड एसेट की गिवन है, और अगर गिवन हो तो रिलायबल होती है, गिवन हो तो रिलायबल होती है। तो हमने इसकी एंट्री पास करनी है। तो क्या एंट्री तो वो भी पास कर चुका है, वो एसेट 9.5 मिलियन से डेबिट कर चुका है। करना कैसे था? तो हम क्या करें, सिर्फ 1.5 मिलियन से अपना एसेट क्रेडिट कर देते। तो इसका सवाल का जवाब था पीपीई या एसेट क्रेडिट 1. और डेबिट किसको करना था? सस्पेंस अकाउंट को। ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये अभी सस्पेंस ही है, ये मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बताऊंगा कि ये क्या होता है। कि जब आपका कोई वन साइडेड एरर हो ना, आपने उसको ठीक कर ले, तो दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कैश आएगा, बैंक आएगा, क्या आएगा दूसरी साइड। हमने तो और आपको याद होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ना, अगर कोई सिंगल एरर है ना, उसको ठीक करने के बाद दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट ही आता है। ये बाद में हम देखेंगे। तो जनाब कल से आपने क्वेश्चन नंबर ये, हाँ यहां पर आपको काफी परेशानी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर सिर्फ 1-2 सवाल के अंदर 10 तक आपने करने, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेना। 10 तक ये आपने करने हैं एक्सचेंज के क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह एक्सचेंज वाला मसला आपका परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे मसले हैं वो तो जिंदगी का हिस्सा है।